हम सब शक्ति चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिसे हम ताकत समझते हैं वो असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी का एक नकाब भी हो सकता है? आज चलिए उस नकाब को उतारते हैं और शक्ति के असली चेहरे को देखते हैं। तो शक्ति की सबसे बड़ी पहेली है क्या? क्या ये दूसरों को झुकाने की कला है, या दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की एक जिद, या फिर शक्ति का असली राज कहीं और छिपा है, हमारी अपनी चेतना की गहराइयों में? यही वो सवाल है जो हमें सच्चाई तक लेकर जाएगा। तो हमारी ये जो यात्रा है ये 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे अस्तित्व की भूख से, फिर आत्ममोह के पूरे स्पेक्ट्रम को समझेंगे, जहरीली ताकत को पहचानेंगे और आखिर में सहानुभूति की उस कीमियागरी को खोजेंगे जो हमें असली शक्ति के रास्ते पर ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे गहरी भूख से जो इंसान के हर काम, हर इच्छा की जड़ में बैठी है। ये है अस्तित्व की भूख। देखिए, इंसान की सबसे गहरी जरूरत है ध्यान पाने की। जब कोई हमें देखता है, हमें तवज्जो देता है, तब हमें एहसास होता है कि हाँ, हम हैं, हमारा अस्तित्व है। यही ध्यान, यही अटेंशन शक्ति का असली सोर्स है, और इसे पाने के लिए इंसान ने साम्राज्य बनाए हैं और तबाह भी कर दिए हैं। इसके बिना हमारा होना, हमारा अस्तित्व एक खालीपन है, एक ऐसा दुख जो हमें अंदर से खोखला कर देता है। और इसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को पकड़ा था महान दार्शनिक विलियम जेम्स ने। उन्होंने कहा था, सराहे जाने की लालसा ये सिर्फ तारीफ की चाहत नहीं है, नहीं, ये इस बात का सबूत है, एक कंफर्मेशन है कि हमारा वजूद मायने रखता है, कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। लेकिन सोचिए, जब दुनिया का ध्यान हम पर नहीं होता तब हम उस खालीपन से कैसे लड़ते हैं? यहीं पर इंसान का मन एक बहुत ही अजीब और खतरनाक खेल खेलता है। वो बाहर की दुनिया से ध्यान खींचता है और उसे अंदर अपने भीतर एक काल्पनिक मैं पर लगा देता है। एक इमेज, एक छवि जो उसे बताती है कि वो कितना जरूरी है। और बस यही आत्ममोह यानी नार्सिसिज्म का पहला बीज बो दिया जाता है। एक बात समझिए, आत्ममोह को सिर्फ एक बीमारी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में चेतना का एक स्पेक्ट्रम है, एक पैमाने की तरह, जिसके एक सिरे पर गहरा अंधेरा है तो दूसरे पर रोशनी की संभावना। और सच तो यह है कि हम सब इसी पैमाने पर कहीं ना कहीं खड़े हैं। तो ये आत्ममोह है क्या? असल में ये और कुछ नहीं, बस उसी ध्यान की भूख को शांत करने की एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। जब बाहर की दुनिया हमें वो वैलिडेशन नहीं देती तो हम अंदर अपनी ही बनाई एक मूर्ति की पूजा करने लगते हैं। ये अपने वजूद को बचाने की एक बेचैन कोशिश है। अब इस पैमाने के 2 सिरों को देखिए। एक तरफ है डीप नार्सिसिस्ट जो अपनी ही बनाई तूफानी दुनिया में कैद है, जिसके अंदर एक गहरा खालीपन है, और दूसरी तरफ वो इंसान है जो अपने भीतर से ही सेल्फ एस्टीम पैदा कर सकता है, जो दुनिया में कुछ नया बना सकता है। हम में से ज्यादातर लोग इन्हीं 2 सिरों के बीच कहीं सफर कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, उनका जो वो घमंड है, वो जो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास है, वो सिर्फ एक पर्दा है, और उस पर्दे के पीछे छिपा है एक गहरा खोखलापन, एक तकलीफ। ये बर्ताव ताकत का नहीं बल्कि चेतना की गहरी कमी का संकेत है। वो लोग अपने ही बनाए अंधेरे में कैद हैं। और सोचिए, जब यही भीतरी अंधेरा सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाए तो ये बन जाता है जहरीली ताकत, टॉक्सिक पावर। तो अब हम उसी नकाब को हटाएंगे जिसके पीछे ये खतरनाक शक्ति छिपी होती है, ताकि हम उसे पहचानना सीख सकें। ये उनकी सबसे खतरनाक कला है। वो क्या करते हैं? वो पासा पलट देते हैं। वो अपनी गलती की जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं, बल्कि वो आपको ही आपकी तकलीफ के लिए दोषी महसूस करा देंगे। ये एक दिमागी जंग है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसे वो बहुत चालाकी से लड़ते हैं। पहला टाइप है कंप्लीट कंट्रोल नार्सिसिस्ट। इतिहास ऐसे राजाओं और नेताओं से भरा पड़ा है। ये लोग आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा। वो आपकी कमियों को, आपकी इनसिक्योरिटीज को समझेंगे, लेकिन आपसे जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। उनके लिए सहानुभूति कोई कनेक्शन नहीं, एक हथियार है। दूसरा टाइप है ड्रामेटिक नार्सिसिस्ट। ये तो कलाकार होते हैं, पक्के कलाकार। ये या तो किसी महान संत का चोला ओढ़ लेंगे या फिर एक बेचारे सताए हुए शहीद का। क्यों? ताकि आपकी हमदर्दी और आपका सारा ध्यान दोनों उन्हीं पर टिका रहे। उनका हर काम एक ड्रामा है और उस ड्रामे के हीरो सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं। अब एक पल के लिए रुकिए और जरा ईमानदारी से सोचिए, ये खेल कहां चल रहा है?
आपके ऑफिस में, आपके रिश्तों में, समाज में, या शायद इतिहास की उन कहानियों में जो हम पढ़ते हैं। इस पैटर्न को अपनी दुनिया में पहचानना, यही चेतना की तरफ पहला कदम है। तो ठीक है, हमने अंधेरे को पहचान लिया, अब वक्त है रोशनी की तरफ बढ़ने का। हमारी ये यात्रा अब एनालिसिस से ट्रांसफॉर्मेशन की ओर मुड़ रही है। अब हम उस कीमियागिरी, उस एल्केमी को समझेंगे जो नार्सिसिज्म के जहर को असली ताकत के अमृत में बदल सकती है। और सारा राज इस एक लाइन में छिपा है। अपने आप में डूबे रहना एक जेल है, एक कैद, और उस जेल की सिर्फ एक ही चाबी है, एम्पैथी, यानी सहानुभूति। और सहानुभूति को सिर्फ एक इमोशन, एक भावना समझने की भूल मत कीजिएगा। ये इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का सबसे ऊंचा रूप है। ये दूसरे इंसान के मन के यूनिवर्स में दाखिल होने की कला है। यही वो आर्ट है जो हमें अपनी मैं की जेल से आजाद करके दूसरों से जोड़ती है। और इसी कनेक्शन में जिंदगी का असली मतलब छिपा है। और सबसे अच्छी बात जानते क्या है? ये जो सहानुभूति है ना, ये कोई पैदाइशी वरदान नहीं है। ये कला है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो चलिए असली ताकत पाने की उन 4 कलाओं को समझते हैं। ये 4 स्टेप्स का रास्ता है। पहला, एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड यानी सही नजरिया रखना। दूसरा, विसरल एम्पैथी यानी दूसरे की भावनाओं को गहराई से महसूस करना। तीसरा, एनालिटिक एम्पैथी यानी उस एहसास को ज्ञान से जोड़ना। और चौथा, इन सबको मिलाकर एक स्किल बनाना। आइए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तो पहला कदम है नजरिया, एटीट्यूड। इसकी शुरुआत इस सोच से होती है कि मैं कुछ नहीं जानता। अपने सारे पूर्वाग्रह, अपनी सारी धारणाएं साइड में रखकर हर इंसान को एक ऐसे देश की तरह देखना जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिसे हमें खोजना है, उसे जानने की उत्सुकता रखना, उसे जज करने की जल्दी नहीं। ये विनम्र होने की प्रैक्टिस है। अब आते हैं दिल और दिमाग के मिलन पर। आंतरिक सहानुभूति यानी विसरल एम्पैथी का मतलब है दिल से सुनना, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी अनकही बातों को महसूस करना। लेकिन सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है, इसके साथ चाहिए विश्लेषणात्मक सहानुभूति यानी दिमाग का इस्तेमाल करना, उसके पास्ट को, उसके कल्चर को, उसकी वैल्यूज को समझना। जब दिल की गहराई और दिमाग की क्लैरिटी एक साथ मिल जाती हैं, तब जाकर असली समझ पैदा होती है। तो ये जो सहानुभूति की प्रैक्टिस है, ये सिर्फ एक सोशल स्किल नहीं है, नहीं, ये तो चेतना के विकास का रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो हमें असली ताकत और एक मीनिंगफुल जिंदगी की तरफ ले जाता है। वॉल्ट विटमैन के ये शब्द सहानुभूति की सबसे ऊंची चोटी को छूते हैं। मैं घायल व्यक्ति से ये नहीं पूछता कि उसे कैसा लग रहा है, मैं खुद वो घायल व्यक्ति बन जाता हूं। ये वो स्टेज है जब मैं और तुम का फर्क मिट जाता है, जब देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है वो एक हो जाते हैं। ये चेतना का वो लेवल है जहां आपकी मैं घुल जाती है और आप पूरी कॉस्मिक चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। यही असली ताकत है। तो एक बात याद रखिएगा, असली शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़कर दूसरों को समझने में है। तो आज का सवाल ये नहीं है कि आप ताकत कैसे हासिल करेंगे, नहीं, सवाल यह है आज आप अपनी चेतना की जेल का दरवाजा खोलने के लिए कौन सा एक कदम उठाएंगे। अपनी नजर खुद से हटाकर किसी और की आंखों से इस दुनिया को देखने की हिम्मत कैसे करेंगे। इसी एक सवाल का जवाब आपकी शक्ति का भविष्य तय करेगा।